Alright, our next topic is remuneration methods. There are three basic groups of remuneration method. First, time work. Second, piecework schemes. And third, bonus और incentive schemes. Time work, वक्त के हिसाब से रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना कि भाई आर्ली बेसिस पे आपको हायर किए, जितना घंटा काम करोगे उतने घंटे पे मिलेगी। एक घंटे की फर्ज करो $10 के हिसाब से, ठीक। आर्ली बेसिस हो गया, टाइम वर्क हो गया। पीस वर्क, 100 यूनिट्स बनाओगे, पर यूनिट का $10, जितने यूनिट्स बना लो दिन के उतना आपको डेली मिल जाएगा। पीस वर्क। बोनस और इंसेंटिव स्कीम, अगर एक दिन में 100 से ज़्यादा तुमने चेयर्स बना ली तो तुम्हें बोनस मिलेगा, यानी अगर तुम्हें पर चेयर $50 मिल रहे हैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा यानी कि 100 यूनिट्स जैसे ही क्रॉस होंगे तुम्हारा वो $50 $100 में कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन, ठीक। दैट इज बोनस। Maybe that is incentive. You can call it incentive as well as bonus. Time work. Wages equals to hours work multiplied by rate of pay per hour, जो हमने डिस्कस कर लिया है। Overtime premium. अच्छा जी, टाइम वर्क के अंदर अब दो चीज़ें, एक है बेसिक पे और एक है ओवरटाइम। बेसिक पे यानी कि आपके बेसिक वर्किंग आवर्स हैं 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे आप बेसिक यूजुअली काम करते हो। मगर किसी दिन जैसे कि सीजन्स में या ईद बकरा ईद आ गई है तो आपको पता है कि हमारी शॉप्स में कितना रश लग जाता है और रात 2-2 3-3 बजे तक भी दुकानें और सैलून्स और ये सारी चीज़ें खुली होती हैं। तो अगर आप ओवर टाइम अब आप कर रहे हो काम, 8 घंटे आपने बेसिक काम कर लिया एंड मज़ीद 2 घंटे बैठ के आप मेहंदियाँ लगा रहे हो कस्टमर्स को, तो आपको फिर बोनस मिल रहा है या ओवर टाइम प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। ओवर टाइम आपने वक्त लगाया। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जब क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग में अकाउंटेंट्स को ज़्यादा देर बिठाया जाता है, ओवर टाइम उनसे लिया जाता है, तो देन दे आर पेड ओवर टाइम प्रीमियम्स, ठीक। सो कमिंग बैक टू एन एग्जाम्पल, to let's differentiate between basic pay and overtime. How are they both calculated? Let's see. If an employee works for more hours than the basic daily requirement, they may be entitled to an overtime payment. Hours of overtime are usually paid at a premium rate. For instance, if the basic pay rate is $4 per hour and overtime is paid at a time and a quarter. वही एग्जाम्पल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझी, नंबर्स चेंज हो गए हैं। $4 बेसिक पे है, ओवर टाइम जो है टाइम एंड अ क्वार्टर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? टाइम एंड अ क्वार्टर। 8 आवर्स ऑफ ओवर टाइम वुड बी पेड टू फॉलोइंग अमाउंट। ओवर टाइम प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो रही है, आइए देखते हैं। बेसिक पे $4 के हिसाब से 8 घंटे काम करना उनका बेसिक टाइम है, तो 8 घंटों की बेसिक पे $4 के हिसाब से $32। ऑलराइट, हमारे पास क्या गिवन है? 8 घंटे ऑफ ओवर टाइम वुड बी पेड इन द फॉलोइंग अमाउंट। 8 घंटे ओवर टाइम काम किया है तो इन 8 घंटों की पे हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले इन 8 घंटों की ओवर टाइम पर हम बेसिक पे लगाएंगे या बेसिक रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बेसिक रेट हमारे पास क्या है? $4। सो $4 मल्टीप्लाई बाय 8 गिव्स यू 32। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसी $8 पर ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज करेंगे। अब प्रीमियम बोले तो कितना? बेसिक पे प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। बेसिक पे वाज $4 एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज टाइम एंड अ क्वार्टर ऑफ 4। टाइम एंड अ क्वार्टर से क्या मुराद है? टाइम एंड अ क्वार्टर से मुराद है कि अगर एक दफ़ा आप इसे इग्नोर करें, एक दफ़ा आप इसको इग्नोर करें और आप ये समझें कि टाइम एंड अ क्वार्टर से मुराद क्या है। नाउ सी, 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम एंड अ क्वार्टर यानी कि 8 आवर्स बनाने का बेसिक रेट 1, क्वार्टर मतलब 0.25। सो दिस इज टाइम, दैट इज 1 एंड 0.25 इज क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय $4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा 40। दिस इज टाइम एंड अ क्वार्टर। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ओवर टाइम पे बताओ, टोटल पे बताओ कि टोटल पे ओवर टाइम को कंसिडर करते हुए कितनी हो रही है, तो आप डायरेक्टली ये करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा 40।
मगर आपसे अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि ओवर टाइम प्रीमियम बताओ, तो प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए आपको इस अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से बेसिक पे को डिडक्ट करना पड़ेगा। और बेसिक पे कितनी है? सिंपल 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 माइनस 32 करेंगे तो आपको ओवर टाइम प्रीमियम का पता चल जाएगा और वो है 8। सीधी सी कहानी है, कोई इसमें मुश्किल कहानी बात नहीं है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने बेसिक पे का तो बता दिया, आपने टोटल का भी बता दिया, आपने इसका क्यों नहीं बताया? इसका मैंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है जी। ये ऑल्टरनेटिव तरीके हैं और जो ये सीधा सीधा तरीका है। टाइम एंड अ क्वार्टर मतलब है 1 क्वार्टर मतलब है 1/4, तो विच इज 1.25, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करो उसको 4 से, मल्टीप्लाई करो उसको 8 से, टोटल ओवर टाइम की पे निकल आएगी। खत्म कहानी, सीधी बात है। अब अगर आपको टेढ़ी बात समझनी है तो आइए समझिए। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम यहाँ पे क्या किया गया है, जो यहाँ पे हमने 1.25 लिया है ना, तो इसको ब्रेक यहीं पे कर दिया गया। कैसे ब्रेक किया गया है? 1 को यहाँ ले लिया एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, अंडरस्टूड सी बात होगी। और जो 0.25 है उसकी कहानी यहाँ पे है, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका ये वाला आंसर आएगा 8। करके देख लीजिए जी। तो अब इतने गड़बड़ घोटाले में पढ़ने से अच्छा है कि सीधा सीधा चलो। और सीधा हिसाब क्या है कि भैया टोटल ओवर टाइम का पे आप इस तरह से निकाल सकते हो। टाइम एंड अ क्वार्टर मतलब 1.25, टाइम एंड अ हाफ मतलब 1.5, ठीक। टाइम एंड 3/4 1.75। मल्टीप्लाई कर दो रेट से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ आवर्स से, खत्म बात। टोटल ओवर टाइम पे निकल जाए। उस टोटल ओवर टाइम पे से बेसिक रेट माइनस कर दो, और बेसिक रेट सीधा है निकालना, 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $4 माइनस कर दोगे, आपको क्या मिल गया? ओवर टाइम प्रीमियम। असल बात क्या है, मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामिनर हमसे पूछ क्या है? क्या वो प्रीमियम निकालने पूछ रहे हैं, क्या वो टोटल पूछ रहे हैं, क्या वो बेसिक पूछ रहे हैं? वो पूछ क्या है? जो भी पूछ रहे हैं आपको निकालना आता है, ठीक है, आपको निकालना आता है। आगे बढ़ते हैं। पीस वर्क स्कीम्स, पीस वर्क स्कीम्स बोले तो पर यूनिट के हिसाब से, एक जोड़ी मोजा बना के दोगे तो तुमको मैं 50 रुपए दूंगी। जितने जोड़ी बनाओगे 50 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाओ, सीधी कहानी। फॉर्मूला टू लर्न वेजेस, यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पे पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम, डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम ये वही कहानी है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया अगर तुम दिन में 100 यूनिट से ज़्यादा अगर बनाते हो ना, तो जब तक तुम 101 यूनिट पर पहुंचोगे ना, तो वो 101 यूनिट पर मैं तुमको 50 नहीं, अब मैं तुमको $100 दूंगा 101 के बाद। पहले तुमने 100 यूनिट्स बना लिए $50 के हिसाब से, अब जैसे ही तुम 101 पे पहुंचे तो 101 से जितना भी अब तुम आगे बनाओगे, तुम्हारा पर पीस ऑफ प्रोडक्ट would be given to you, the pay given to manufacture that those number of products, yeah, crossing the 100 units and making the units from 101, we will pay you $100 per unit. तो यहाँ पे ये एक इंसेंटिव की तरह काम करते हैं, ठीक। ये इंसेंटिव की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि इससे दे एनकरेज द एम्प्लॉइज टू इंक्रीज देयर आउटपुट बाय पेइंग हायर रेट्स for increased levels of production. बोनस और इंसेंटिव स्कीम्स, बोनस और इंसेंटिव स्कीम्स, बोनस कब देते हैं एम्प्लॉय को, कब देते हैं लेबर को, पता है आपको? यार पता है, आगे बढ़ो, चलो पढ़ लेना ये सारा खुद से, ठीक है। हाई डे रेट सिस्टम, हाई डे रेट सिस्टम is a system where employees are paid a high hourly wage rate in the expectation that they will work more efficiently than similar employees on a lower hourly rate in different company. सोचते हैं सेठ लोग बड़े बड़े कि अगर मैं उसको मार्केट में 1 घंटे का उसको 10 रुपये मिल रहा है, तो मैं अगर उसको यहाँ मेरी कंपनी में काम करने का 1 घंटे का 20 रुपये दूँ, वो मोटिवेटेड हो जाएगा, वो मेरी कंपनी में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और वो ज़्यादा दिल लगा के काम करेगा, खुशी खुशी काम करेगा। सोच है, सोच है सेठ की, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
Alright, advantages and disadvantages of high day rate schemes. हाई डे रेट स्कीम्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब आपने गो थ्रू करना है खुद से. आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज आर स्मार्ट इनफ. ओके, let's move on. Individual bonus schemes is a remuneration scheme whereby individual employees qualify for a bonus on top of their basic wage, with each person's bonus being calculated separately. अब बोनस स्कीम में क्या कह रहे हैं भैया कि हर पर्सन का अलग बोनस होगा. जाहिर है अगर कोई ऑपरेशनल लेवल पर एज अ लेबर काम कर रहा है, उसकी बोनस की स्ट्रैटेजी या पॉलिसी हम जो उसके लिए सेट करेंगे एज अ कंपनी वो डिफरेंट होगी. और बोनस एंड इंसेंटिव फॉर मैनेजरियल लेवल स्टाफ, फॉर अ डायरेक्टोरियल लेवल स्टाफ, ये सब के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ बोनसेस एंड इंसेंटिव्स होंगे. हो सकता है डायरेक्टर के लिए इंसेंटिव ना हो कि मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूँ. डायरेक्टर के लिए इंसेंटिव हो सकता है कि मैं उसको एक हॉलीडे पे दूँ, एक लीव दूँ, एक 1 मंथ का पेड ब्रेक दूँ. हो सकता है उसके लिए ये ज़्यादा मोटिवेटिंग हो, इंसेंटिव हो उसके लिए, राइट. सो डेफिनेटली बोनसेस एंड इंसेंटिव्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब एक बच्चा है, वो रो रहा है, उसको हम चुप कराने के लिए चॉकलेट देने, भैया उसको चॉकलेट नहीं पसंद, उसको चिप्स पसंद है, उसको चिप्स दो वो चुप हो जाए. मगर हम उसे ज़बरदस्ती चॉकलेट दिए जा रहे हैं इस अजम्पशन पे कि उसको चॉकलेट पसंद है. हर बच्चे को पसंद होती है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ग्रुप बोनस स्कीम्स. ग्रुप बोनस स्कीम्स ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉय को, स्टाफ को, और फिर उनको उस हिसाब से मोटिवेट किया कि जौन सा ग्रुप इस मंथ में बेहतरीन परफॉर्म करेगा उस ग्रुप को हम बोनस देंगे. तो इसमें ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गए और एक हेल्दी कंपटीशन इनसाइड द कंपनी, एक एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं. Advantages, disadvantages, you have to go through it yourself. Recording labor costs. अब labor cost को हम रिकॉर्ड कैसे करें, सवाल. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर लेबर. तो दो ही सवाल उठते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी, किस खाते में होगी, किस साइट पे होगी, कौन से रूल को फॉलो करते हुए होगी, और दूसरा उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी. आइए देखते हैं. तो अभी हमने टाइप्स ऑफ लेबर पेमेंट्स देख लें, टाइम के हिसाब से, पीस वर्क के हिसाब से, बोनस एंड इंसेंटिव के हिसाब से, और उसके अलावा ओवर टाइम के हिसाब से. ये सब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स फॉर अ लेबर देख ली. अब हम देख रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी. रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट्स. हम लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, लेट्स सी. लेबर अटेंडेंस टाइम is recorded on, for example, an attendance record or clock card. Job time may be recorded on daily timesheets, weekly timesheets, or job cards depending on the circumstances. The manual recording of times on timesheets or job cards is, however, liable to error or even deliberate deception and may be unreliable. The labor cost of pieceworks is recorded on a piecework ticket / operation card, right? So basically हमें क्या कह रहे हैं कि लेबर की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ना, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस अगर उसकी मेजर करनी है तो उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी तो करेंगे ना. ऐसे कैसे मेजर कर लेंगे कि कौन सा लेबर आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, कितनी छुट्टियां कर रहे हैं. तो पहले उसकी रिकॉर्डिंग होगी. और रिकॉर्डिंग अगर हम पुराने ज़माने में जाते हैं जहाँ पे ऑटोमेटेड मशीनरी नहीं थी, जहाँ पे RIF कार्ड्स जो होते हैं, तो हम क्या करते हैं उससे टाइमिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं. मगर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था. सो वी यूज्ड टू हैव दोज मैनुअल टाइम शीट्स जिसमें मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था कि ये फलाना लेबर नाम कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने यूनिट्स बनाए, सारा रिकॉर्ड. दैट इज़ योर time sheet. Okay, but in today's world of course we have that thumb impression, वो मशीन पे हम लगाते हैं तो ऑलरेडी नाम हमारा सब चीज़ रिकॉर्डेड होता है और हमारी अटेंडेंस भी लग जाती है, या फिर हमें RIF कार्ड दिया जाता है उससे करते हैं तो उससे भी हमारा टाइम पंच हो जाता है. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग लेबर कॉस्ट. भाई क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, पर्सनल को देखना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन सा लेबर कौन सा टास्क कर रहा होगा ये पिन पॉइंट करके उसे बताना पड़ेगा, टाइम कीपिंग करनी पड़ेगी, वेजेस एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग. ये तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. लेट्स सी, पर्सनल डिपार्टमेंट, बेसिकली टू कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर being hired at your company, how many laborers are there in each department on each task, right? And then you have production planning department, that how you're going to plan out your production, which process will be handed over to which kind of labor, skilled labor or unskilled labor, who would be supervising them, who would be managing. So all these
details, scheduling work, issuing job orders to production departments, chasing up jobs when they run late. Timekeeping department, they will only be responsible for keeping a track of the time, right? Time spent in the factory by each worker, time spent by each worker on each job. अटेंडेंस टाइम, ये देखिए इस तरह की मैनुअल शीट होगी जिसपे हर महीने का लिखा होगा, डेटा टाइम रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जॉब टाइम में हमारे पास डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स, ओके। जॉब कार्ड, जॉब कार्ड किसे कहते हैं? जॉब कार्ड बेसिकली इस तरह का कार्ड होता है जिसमें आपकी कि आपने कौन सी जॉब की, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, किस डिपार्टमेंट से थे आप, कौन सी डेट पे की, जॉब नंबर क्या था, ऑपरेशन क्या था, टाइम कब शुरू किया, कब खत्म किया, कितने घंटे लगे जॉब करने में, ये तमाम डेटा। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम ये जॉब कार्ड किस बला का नाम है, कहाँ यूज़ होता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। भैया आपने आज तक नहीं देखा तो मेरा कसूर नहीं है, देख लो ज़रा, आंखें खोल के ज़रा ऑब्जर्व किया करो आसपास, जब भी बाहर निकला करो कि ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी शॉप या कोई भी एक ऐसी कहीं वर्क प्लेस पे आप गए हो, किसी बैंक में गए हो, किसी मोबाइल शॉप पे गए हो, कैसे वर्क कर रहे हैं, बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, उनका मटेरियल क्या है, उनका लेबर क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, ऑब्जर्व तो करो, उस नज़र से ज़रा देखो तो सही, लग पता जाएगा, मज़ा आ जाएगा, फैसिनेटिंग। ओके, जॉब कार्ड, जॉब कार्ड कहते हैं किसे? आई डोंट नो, मे बी सम लेडीज माइट हैव सीन इट, एंड बिकॉज ये यूजुअली जॉब कार्ड दो जगह पे होते हैं, एक तो दर्जी की दुकान पे और एक सैलॉन्स में। सैलॉन्स में आपने जो सी भी सर्विसेज करानी है वो लिख देते हैं, कौन सा बंदा कर रहा है आपकी सर्विसेज वो लिख देते हैं, उसकी अमाउंट, प्राइस, कितने बजे शुरू किया, कितने बजे ख़त्म किया। तो दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द जॉब कार्ड। दर्जी, अब दर्जी के पास भी 10 टेलर्स की टीम है, कोई किसी को कोई जिम्मेदारी दी हुई है, किसी को कोई जिम्मेदारी दी हुई है, किसी को कहे सिर्फ पजामे सियो, किसी को कहे सिर्फ कमीज़ें सियो, किसी को कहे कि सिर्फ तुम स्लीव्स सियो, किसी को कहे सिर्फ दुपट्टों की तुरपाई करो। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अगर वो लिखेगा नहीं दर्जी जो हेड कर रहा है उस 10 टेलर्स की टीम को, तो उसे याद कैसे रहेगा कि किसको कितनी पे देनी है, क्योंकि पीस वर्क में भी काम हो रहा होता है, आवरली बेसिस पे भी काम हो रहा होता है, तो वो उसने कितने घंटे लगाए उस काम में, तो रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, जहन से तो निकल जाएगा। सो दिस इज अ जॉब कार्ड यूज्ड इन दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। नेक्स्ट टॉपिक, सैलरीड लेबर। सैलरीड लेबर जिसको हर महीने तनख्वाह दी जा रही है, फिक्स्ड है, उसकी भी टाइम शीट मेंटेन की जाती है और उसकी टाइम शीट आपके सामने है, कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। नाउ सी, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोले तो कंपनी के अंदर के मामलात किस तरह से डील किए जाएंगे, किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से कैरी आउट की जाएगी। इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज प्रेफरेंस कि वो किस तरह से मेंटेन करना चाहती है। अगर आपको याद हो, मेरे MA1 के लेक्चर में मैंने कहा था कि एक घर की मिसाल से समझें कि जो फादर का रोल होता है घर में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है और जो मदर का रोल होता है घर में वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। तो मदर की मर्जी, वो जैसे चाहे सारे दिन की रूटीन्स, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे, ना करे दिमाग में रखे, अपने पर्सनल नोट्स बना ले मोबाइल पे या किसी रफ डायरी में रखे, उसकी मर्जी है, देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर दैट। उसी तरह कंपनी की भी मर्जी है, वो अपने मैनेजमेंट अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करती है, मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स को किस तरह से उसको किस फॉर्मेट पे रखती है, कैसे प्रेजेंट करती है, इट्स एंटायरली अप टू द कंपनी। इसमें स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं कहते। स्टैंडर्ड्स कहते हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को पब्लिश करनी है, वो गवर्नमेंट को पब्लिश करनी है, वो बैंक वालों को नहीं देखनी है, तो वो बाहर वाले जितने को भी दिखानी है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है। That is for financial accounts. Let's go on to the next topic. Idle time. Idle time किसे कहते हैं? कि भैया 9 to 5 आपकी जॉब है, ठीक है, 9 to 5 आपकी जॉब है लेबर की। अब 9 to 5 भैया इंसान है भाई, बीच में ब्रेक तो लेगा ना, वॉशरूम तो जाएगा ना, खाना तो खाएगा ना, कभी सिट्टा भी मार लेगा, ठीक है जी। दैट्स द आइडल टाइम। मगर क्या उस आइडल टाइम की उसकी पे सैलरी कट हो रही है? नो, पे की जा रही है। मगर क्या मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो आइडल टाइम कितना गुजार रहा है, खाली बैठा हुआ है बिना वजह का? इट इज़ हाईली पॉसिबल कि मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, लाइट चली जाए,
and the entire staff is sitting idle. So idle time की रिकॉर्डिंग भी बेहद ज़रूरी है. मशीन ब्रेकडाउन्स की वजह से भी हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ वर्क की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम, रिकॉर्ड्स ऑफ द आइडल टाइम, रिकॉर्ड ऑफ द जॉब्स being performed, record of the payroll analysis of labor costs. ये सारे मामला कौन देख रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. आइडल टाइम रेशियो याद कर लीजिए, आइडल आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय